वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, होम साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो इन 14 टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए, चूँकि इन्हीं 14 टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपकी परीक्षा चाहे लिखित हो रही है चाहे ऑब्जेक्टिव होने वाली है, सभी में आपको इन्हीं 14 टॉपिक से प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। यही 14 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं और कौन कौन से प्रश्न इन टॉपिक से बनने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वही समझने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब लास्ट तक जुड़े रहेंगे आप सभी लोग। चर्चा करते हैं भैया होम साइंस के बारे में। ओके, होम साइंस की बात की जाए, हिंदी में गृह विज्ञान कहा जाता है होम साइंस को। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको होम साइंस में पोषण एवं मानव विकास के मूल तत्व के बारे में जानना होता है, यानी फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इससे कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पिछले 2 वर्षों में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और बड़ी मेहनत होती है इन टॉपिक्स को छांटने में। तो आप ऐसा नहीं कि भाई ये एक प्रकार से ऐसे मिल जाते हैं कहीं से। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि भाई इस क्वेश्चन पेपर में 2022 में कौन से प्रश्न आए थे, 2023 में कौन से प्रश्न आए थे, किस विश्वविद्यालय में कौन से प्रश्न छपे थे। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं इन टॉपिक को तैयार करता हूँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले हिंदी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के मैं दे चुका हूं, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। पहला टॉपिक आपका है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन का क्या कार्य होता है, और प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यानी प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी होगी। ठीक है, प्रोटीन बेसिकली पोषक तत्व होता है और ख़ास करके ये शरीर में जो टूट फूट होती है कोशिकाएँ, वो तक उन्हीं की मरम्मत करते हैं। शारीरिक वृद्धि के लिए जाने जाते हैं प्रोटीन, और ये नाइट्रोजन युक्त एक जटिल यौगिक होते हैं, नाइट्रोजन से बनते हैं। और ख़ास करके प्रोटीन की अगर बात की जाए तो प्रोटीन जो होते हैं ख़ास करके बच्चों के लिए बड़े उपयोगी होते हैं, क्योंकि बच्चों में कोशिकाओं का और ऊतकों का विकास होता रहता है, और ख़ास करके कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, तो उनकी मरम्मत प्रोटीन के द्वारा होती है। तो प्रोटीन एक पोषक तत्व होता है। पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 होते हैं, अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने वो भी टॉपिक रखा है, तो प्रोटीन के बारे में आपको हम जान लेना है। इसके बाद में दूसरा टॉपिक हमको पढ़ लेना संतुलित आहार। संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा आहार जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा ठीक ठाक हो, यानी उचित मात्रा में हो। जैसे कि एक ऐसा भोजन, एक ऐसा आहार जो कि सभी आवश्यकता को किसी व्यक्ति की पूरा करता हो, यानी कि उसमें उचित मात्रा में प्रोटीन हो, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो, उचित मात्रा में विटामिन्स हो, उचित मात्रा में खनिज लवण हो, उचित मात्रा में जल हो, और उचित मात्रा में एक प्रकार से मतलब जो भी और चीज़ बच रही है। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, 6 तत्व होते हैं पोषक तत्व। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा होता है वसा, वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है आपको। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट शरीर को ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, वसा कम ऊर्जा प्रदान करती है। क्योंकि वसा जो होती है वो जैसे तैलीय पदार्थ जो होते हैं वो वसा होती है, फैट जिसको बोलते हैं। लेकिन 1 किलोग्राम या 1 ग्राम वसा में ज़्यादा कैलोरी आपको मिलेगी ऊर्जा की, लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कम मिलेगी। लेकिन शरीर में ऊर्जा की सबसे ज़्यादा जो पूर्ति करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, खिलाड़ी लोग जब आप देखते थकते हैं, खिलाड़ी लोग खेल रहे होते हैं, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप फाइनल आज है, तो मतलब हो रहा है, तो आप देखे होंगे कि भाई जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं। खिलाड़ी लोग जो होते हैं वो ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति देता है, पावर बढ़ाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है और वसा, ये दोनों चीज़ ऊर्जा देते हैं शरीर को। इसके अलावा वसा जो होता है एक काम और करता है, शरीर को मोटापा मतलब मोटापा बढ़ाता है शरीर की। इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट होता है आपका, मतलब तीसरा जो तत्व होता है वो होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है शरीर की टूट फूट वगैरह जो होती है उसकी मरम्मत करता है। इसके अलावा विटामिन जो होता है वो रोगों से रक्षा करता है। खनिज तत्व जो होते हैं वो भी रोगों से रक्षा करते हैं। और जो जल होता है वो सभी मामलों में उपयोगी होता है, क्योंकि शरीर अपना जल से ही बना हुआ है, बहुत सारे तत्व इसमें जल हैं।
शरीर वैसे तो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जल क्षिति पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक है, तो संतुलित आहार जो होता है, जब उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, उचित मात्रा में प्रोटीन, उचित मात्रा में जल, उचित मात्रा में एक प्रकार से खनिज लवण, उचित मात्रा में वसा, उचित मात्रा में प्रोटीन, इन सभी की मात्रा जब उचित मात्रा में दी जाती है तो संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक लड़का के लिए अलग आहार होता है, लड़की के लिए अलग आहार होता है, वहीं बच्चे के लिए अलग आहार और एक प्रकार से पुरुष के लिए अलग आहार होता है। खास करके जो महिलाएं धात्री अवस्था में होती हैं, यानी दुग्ध पान करवा रही होती है, उनके लिए अलग आहार की व्यवस्था होती है। उनको अलग कैलोरी, अलग विटामिन, अलग प्रोटीन, ये सब चाहिए होती है, मतलब ज़्यादा या कम मात्रा में चाहिए होती है। और आप देखते हैं जब गर्भावस्था के दौरान महिलाएं होती तो उनको अलग तरीके की भोजन की व्यवस्था होती है। तो संतुलित आहार का सीधा मतलब हो जिसमें 6 के 6 पोषक तत्व तो उचित मात्रा में मिले हों, शरीर को ध्यान में रख करके या व्यक्ति कैसा काम काज करता है उसको ध्यान में रख करके जब आहार को एकदम से मतलब उसकी योजना बनाई जाती है आहार की, तो वो होता है आपका आहार आयोजन या आहार संतुलित आहार। ठीक है, मील प्लानिंग, आहार आयोजन बाद में आप पढ़ेंगे, हालांकि आहार आयोजन के तहत संतुलित आहार की व्यवस्था की जाती है। अगला टॉपिक आपका है तैयार करना हुआ है भाषा का विकास। जब आप बात करते हैं मानव विकास की, तो मानव विकास में एक होता है भाषा का विकास। चूँकि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, लेकिन उसी बीच जो बच्चा होता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो भाषा सीखता है। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे से साझा करता है। अगर भाषा ना हो तो आपके विचार एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो भाषा जो होती है वो एक प्रकार से उसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वही काम होता है भाषा का विकास। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तब भाषा सीख करके नहीं पैदा होता है, वो यहाँ पर समाज के बीच में रहता है, परिवार के बीच में रहता है और उसके बाद में फिर वो भाषा सीखता है। ठीक है, तो ये होता है भाषा का विकास। तो भाषा का विकास कैसे कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य की कई अवस्थाएँ होती हैं, चाहे शैशवावस्था की बात करें, बाल्यावस्था की बात करें, ठीक है, किशोरावस्था की बात करें या उसके बाद में आप प्रौढ़ावस्था की बात करें। ठीक है, तो इन सभी अवस्थाओं में, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, सभी तक बच्चों में आप देखते हैं लोग जो है भाषा का विकास होता रहता है। तो भाषा विकसित होती है। ठीक है, भाषा प्रदत्त नहीं होती, भाषा अर्जित की जाती है। भाषा जैसे आप पैदा होते तब नहीं सीखते, आप भाषा धीरे धीरे करके सीखते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा पोषक तत्व। पोषक तत्व मैंने आपको बता दिया 6 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा होता है आपका विटामिन्स। तीसरा होता है आपका प्रोटीन। ठीक है, चौथा होता है वसा। पांचवा होता है खनिज लवण। खनिज लवण में जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब शामिल हैं आपके, आयरन। ठीक है, इसके अलावा छठा होता है आपका जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं, तो इनके बारे में हमको जान लेना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, वही आपका वसा भी, वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देते हैं शरीर को। विटामिन्स जो होते हैं विटामिन्स और खनिज लवण रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं विटामिन ए की कमी से आपके शरीर में रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है। इसके अलावा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो ये सब विटामिन होते हैं जिनकी कमी से रोग होता है। इसके अलावा खनिज तत्वों में जैसे आपके अंदर खास करके आयरन की कमी हो जाती है तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। ऐसे नाना प्रकार के खनिज तत्वों की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। वहीं पर आपको बता दूं प्रोटीन और जो होती है ये शरीर से जो टूट फूट होती है शरीर में उसकी मरम्मत करता है, शारीरिक वृद्धि करता है, उपयोगी होता है। जल जो होता है बहुत मामलों में उपयोगी होता है, हर एक मामलों में। तो पोषक तत्वों के बारे में हमको पढ़ लेना, पोषक तत्वों की उपयोगिता, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक आपको दिया, मतलब 5वां टॉपिक है मानव कोशिका। मानव कोशिका का सचित्र वर्णन। ठीक है, का सचित्र वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछेगा मानव कोशिका किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो मानव कोशिका की बात की है तो मानव कोशिका जो होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है मनुष्य की, ये बात ध्यान रखेंगे। मनुष्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका। और मॉडल पेपर आप देखेंगे हमारा, तो मॉडल पेपर में मैंने कोशिका के बारे में बता रखा है। ओके, और जल्द ही महासंग्राम वीडियो आएगा इसका, तो उसमें भी आप देख लेंगे। अगला टॉपिक है आपका पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। पाचन तंत्र की का रचना कैसे होती, पाचन तंत्र में किन अंगों को शामिल किया जाता है, इसके अलावा पाचन तंत्र का क्या कार्य होता है, ये सब हमको जानना है। पाचन तंत्र कहाँ से शुरू होता है, आपसे देखते हैं मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है।
जैसे आप भोजन खाते हो तुरंत मुंह से आपका जो है पाचन लार के माध्यम से जो आपकी सलाइवा होती है वहीं से पाचन शुरू होता है और एक प्रकार से पाचन पेट में होता रहता है। पाचन मुख्य रूप से किससे होता है, देखें आपने कभी अगर ध्यान दिया होगा तो जब मैं हाई स्कूल में पढ़ा करता था, हाई स्कूल में ही, तो हम एक छोटे से स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे घर के थोड़ी दूर पर पड़ता है। तो वहाँ पर कोई ये प्रैक्टिकल वाला सिस्टम नहीं होता है, जैसे कि जो तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते नहीं, भौतिकी के या रसायन के तमाम प्रकार के तत्व धरे होते हैं, तो वो सब नहीं होते थे। तो मैं लगातार जब पढ़ता था यहाँ पर मतलब कि मतलब उसमें किताबें पढ़ता था कि इसको मिलाने से ये बनता है, इस तत्व को मिलाएंगे इसमें तो ये बनेगा, लेकिन कभी देखा नहीं था प्रैक्टिकल में कि भाई कैसे तत्व होते हैं, सोडियम कैसा होता है, ये सब कैसा होता है, कुछ मुझे पता नहीं था। तो मैंने एक सूत्र पढ़ा था एक दिन, मुझे ध्यान है मैंने सूत्र पढ़ा था, जानते हैं क्या सूत्र पढ़ा था? मैंने पढ़ा था नमक का सूत्र, ठीक है। नमक का सूत्र मैंने पढ़ा था, होता है NaCl, ठीक है। अब नमक तो हमारे घर में मिल जाता है, हमने सूत्र पढ़ा था किसका? पानी का, H2O, ठीक है। तो ये हमारे घर में मिल जाता है, नमक और पानी। अब मैंने सोचा कि जब आप खाना खाते हो तो नमक और पानी मिला करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं, ठीक है। मुझे ये बात पता नहीं थी, मैंने अपने टीचर से पूछी। टीचर उस समय जो हमारे इंटर कॉलेज पढ़ा रहे थे, 2000 रुपये उनको सैलरी मिलती थी, तो अच्छे टीचर नहीं, मतलब टीचर थे, ठीक ठाक टीचर थे, लेकिन वो पढ़ाते उतना अच्छा नहीं थे क्योंकि उनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। वो साफ साफ मुझसे बता मतलब कि सभी बच्चों से बताते भी थे कि भैया जितने पैसा मिलेगा वैसे तो पढ़ा पाएंगे, अब आप लोग पैसा हमारा बढ़ाओ, हम और पढ़ाएंगे मेहनत करके। तो मैं पूछता था कि सर जी मैं नमक ले आऊँ, पानी ले आऊँ, तो उसकी क्रिया करवाओ। तो मैंने खुद ही सोचा कि भाई नमक और पानी की अगर क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए नमक और पानी को NaCl नमक का सूत्र होता है। तो देखिए Na यहाँ का और एक O और एक H मैंने उठा लिया और क्या बना दिया? NaOH। ये एक तत्व बन गया क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूंकि Na क्या है? ये होता है नमक को उसमें बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं, साधारण नमक जो हम लोग खाते पीते हैं, तो चूंकि हर एक खाने में नमक आप खाते हैं और नमक यही अंदर जा करके जल से क्रिया करके और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब देखिए प्लस में क्या बचेगा? एक Cl यहाँ पर क्लोरीन बच रहा है और एक O बच रहा है, यहाँ पर सॉरी एक H बच रहा है, O तो निपट गया, H एक बच गया और Cl एक, लिख दे साथ में HCl। तो ये एक प्रकार से एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है भैया, ठीक है। अब देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यही पाचन में बहुत उपयोगी काम करता है। तो इसलिए ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि पाचन तंत्र में ये बहुत उपयोगी होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनता है? जब आप नमक और पानी, यानी आप खाने में नमक लेते हैं, ठीक है, और पानी तो आप पीते हैं खाने के बाद में, या वैसे खाने के बाद में पानी आपको पीना नहीं चाहिए, खाने से पहले पानी पीना चाहिए, ठीक है। और कभी ये भी बात ध्यान रखिए, फल या मीठा खाए के तुरंत न पीजिए नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर, ठीक है। तो छोटी आंत को प्रभावित करते हैं। खाना खाने के आधे घंटे के बाद में आप पानी पिए, बड़ा ज़बरदस्त फायदा करता है, ठीक है। तो ये हो गया पाचन तंत्र के बारे में कुछ चीज़ें, और आप पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं और चर्चा करता रहूँगा मॉडल पेपर में। इसके अलावा आगे टॉपिक है आपका, अगला है कैल्शियम। कैल्शियम एक खनिज तत्व होता है, खनिज लवण होता है। और कैल्शियम का क्या कार्य है? कैल्शियम का स्रोत यानी कैल्शियम कहाँ पर हमको पाया जाता है, और कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है हमारे शरीर में, ये सब ध्यान है। कैल्शियम की कमी अगर होती है बच्चों में खास करके, तो कैल्शियम की कमी जिन बच्चों में होती है वो बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं, चॉकलेट की बड़ी आदी होती है, तो चॉकलेट वगैरह में कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आयरन सबसे ज़्यादा आपको मिलता है पालक वगैरह में आपको पाया जाता है, मतलब पाया जाता है कैल्शियम, तो मतलब सॉरी आयरन की कमी से घेंघा रोग होता है, आपको पता होगा। तो ये होगा 7वां टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है भाई 8वां टॉपिक है भोजन पकाने की विधियाँ। भोजन पकाने की कई विधियाँ हैं, मैंने मॉडल पेपर में बता रखी है हर एक विधि के बारे में। ऐसे बहुत सारे भोजन पकाए जाते हैं। अब पकाने की कई सारी विधियाँ, उबाल करके कभी कभी आप देखते हैं, भाप से पकाना, ठीक है, उबालना, तलना, भूनना, ठीक है, और फिर एक होता है बनाना, तो एक प्रकार सेंकना जैसे रोटी वगैरह। तो भोजन पकाने की कई विधियाँ, इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, तो ये प्रश्न हमेशा आता है। इसके अलावा अगला है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को बोलते हैं नॉलेज में वृद्धि होना, ठीक है, नॉलेज बढ़ना। अब बच्चा जो होता है जब शैशवावस्था में होता है तो उसका नॉलेज बहुत कम होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, फिर धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ता है, समाज से वो सीखता है,
तो नॉलेज का विकास हर एक अवस्थाओं में होता है, तो वही हमको समझ लेना संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। 10वां टॉपिक है मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास चूँकि कई अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, और इसके अलावा आपका किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, उसके अंदर मध्यावस्था, फिर वृद्धावस्था। मानव विकास जब से मनुष्य पैदा नहीं होता है तब से लेकर के शुरू होता है, जब तक मनुष्य मर नहीं जाता तब तक होता रहता है हर एक चीज़ का विकास। हालांकि कुछ विकास सीमित होते हैं और कुछ विकास असीमित होते हैं। जैसे संज्ञानात्मक विकास जो होता है, संज्ञानात्मक विकास ये असीमित होता है, जबकि शारीरिक विकास असीमित नहीं होता है, सीमित होता है। एक समय आता है कि आप बढ़ना, आपका शरीर की वृद्धि होती है, रुक जाती है, ये सब चीज़ें। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ लेना, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। अगला टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जानते हैं क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं, ठीक है, और ख़ास करके कार्य के साथ साथ ये स्रोत कहाँ पर पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आप देखते हैं चावल में, गेहूं में, सब्जियों में, फलों में, सब जगह पाया जाता है, तो ये है कार्बोहाइड्रेट। अगला टॉपिक हमको तैयार कर लेना, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएँ। गर्भकाल में जब माताएँ हमारी गर्भकाल में होती हैं तो उस समय गर्भकालीन विकास जो होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय भी उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उन अवस्थाओं के बारे में हमको जानना है। इसके अलावा उनको प्रभावित करने वाले कारक, गर्भावस्था या गर्भकालीन अवस्था में कौन कौन से कारक ऐसे जो कि प्रभावित करते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो मॉडल पेपर में वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो। इसके अलावा अगला टॉपिक हमको तैयार कर लेना भैया, भोजन। भोजन किसे कहते हैं, यानी भोजन की परिभाषा और भोजन के क्या कार्य होते हैं शरीर में, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैया जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी हम पीते हैं, वो सब भोजन ही होता है। तो भोजन एक तरल या ठोस पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर की मरम्मत करता है, टूट फूट की कोशिकाओं की मदद करता है, मरम्मत करता है। इसके अलावा भोजन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि करता है। भोजन जो होता है हमें ऊर्जा, शक्ति, ये सब प्रदान करता है। तो भोजन के सब काम होते हैं, रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। क्योंकि भोजन में 6 पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, वो अलग अलग अपना काम करते हैं। इसके अलावा 14वां टॉपिक है आपका, लास्ट टॉपिक है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। अलग अलग विद्वानों ने गृह विज्ञान की परिभाषा दी है और कुछ विद्वानों ने जैसे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सभी ने होम साइंस में क्या योगदान दिए हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में इसकी होम साइंस की क्या प्रासंगिकता है और क्या उपयोगिता है, यहाँ से प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आपने देखा, मतलब 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे और मैंने आपको बताया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन सभी टॉपिक का और नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही आसानी हो समझने में। प्रोटीन, संतुलित आहार, भाषा विकास, पोषक तत्व, मानव कोशिका, पाचन तंत्र, रचना एवं कार्य, कैल्शियम और भोजन पकाने की विधियाँ, संज्ञानात्मक विकास, मानव विकास की अवस्थाएं, कार्बोहाइड्रेट, गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं और उनको प्रभावित करने वाले कारक, भोजन की परिभाषा और कार्य, और गृह विज्ञान की परिभाषा और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।